दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। सिंध उत्तरी अमेरिका का एक गेम प्रेमी और शूटिंग गेम्स का पेशेवर खिलाड़ी था। हालांकि वह सेवानिवृत्त हो चुका था, फिर भी उसने बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार के लोकप्रिय शूटिंग गेम्स में हाथ आजमाया था, जिनमें वीआर प्रकार के गेम्स भी शामिल थे। लेकिन वे वीआर गेम्स बिल्कुल अलग थे। उनके उपकरण केवल एक छज्जा और एक बंदूक का मॉडल थे। जहां तक नकली प्रभावों की बात है, वे काफ़ी हास्यास्पद थे। चाहे वह बंदूक का रिकॉइल हो, सटीकता हो या अन्य विशेषताएं हो, वे वर्णन से परे, भद्दे और नीरस थे। हालांकि जब उसने इस गेम मैप में कदम रखा तो उसे तुरंत कुछ असाधारण महसूस हुआ। सबसे पहले, रेगिस्तान की अनोखी शुष्कता और गर्मी ने उसके शरीर के तापमान में स्पष्ट रूप से बदलाव ला दिया। उसने जमीन पर पैर पटका और वह कठोर अनुभूति पहले से बिल्कुल अलग थी। अगर उसे ठीक से याद है तो उसके पैर पहले एक सीट से बंधे हुए थे, जिससे हिलना डुलना असंभव था। इससे पता चलता था कि यह अनुभूति उसके अपने शरीर से नहीं आ रही थी, बल्कि किसी और माध्यम से नकली थी। जल्दी देखो, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा है। घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने उपकरणों पर रीडिंग देखी और उनकी धड़कनें सब बढ़ रही हैं। यह अविश्वसनीय है। क्या वे सचमुच किसी रेगिस्तान में पहुंच गए थे? भाषा धोखा दे सकती है, लेकिन उपकरण का डेटा झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ हथियार हैं। सिंध को अपने पीछे एक छोटा सा सप्लाई कैंप मिला, जिसमें राइफलें, पिस्तौलें, शॉटगन, स्नाइपर राइफलें और ग्रेनेड थे। उसने एक राइफल पकड़ी। उसके हाथ में धातु की बनावट और ठोस वजन देखकर उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। अपने खाली समय में वह एक शूटिंग क्लब का सदस्य भी था। उसने क्लब में इस तरह की बंदूकों का अनुभव किया था। वजन और एहसास लगभग एक जैसे थे। क्या ये सचमुच एक आभासी दुनिया है? सिंह ने खुद से पूछा। धीरे धीरे सभी अपने शरीर से परिचित हो गए। उन्होंने पहले कोई प्रशिक्षण या प्रयास नहीं किया था। इस वास्तविक अनुभव ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या गोली लगने पर वे सचमुच मर जाएंगे। दोनों तरफ के कैंप कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही थे। सिंध जमीन का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अकेले ही दुश्मन के कैंप के पास पहुंचा। अचानक उसने देखा कि एक दुश्मन सदस्य सावधानी से उनकी ओर आ रहा है। सिंध ने अपनी पीठ से स्नाइपर राइफल उतारी, प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधा और धीरे से ट्रिगर दबा दिया। धमाका! जबरदस्त झटका उसके कंधे से टकराया। लगभग उसी क्षण दुश्मन की छाती में एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि खेल प्रणाली ने रक्त को सामंजस्यपूर्ण रूप से बदल दिया है। 6666। शानदार निशानेबाजी। इंटरफेस पर गोलियों की टिप्पणियों के स्क्रॉल दिखाई दिए। ध्यान देने वाले व्यक्तियों ने देखा कि जिस व्यक्ति को गोली लगी थी, उससे जुड़ा दर्द संवेदक उस समय 20 नंबर प्रदर्शित कर रहा था। इस नंबर का दर्द सिरिंज के वार के बराबर था, जो सीने में गोली लगने के बाद दर्द के 90% कम होने के कारण होता है। बाहर हुए व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। खेल से बाहर निकलते ही खेल में महसूस किया गया दर्द तुरंत गायब हो गया। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। थोड़ी बड़ी हुई हृदय गति के अलावा अन्य शारीरिक संकेतक सामान्य थे। लगता है एक अनुभवी व्यक्ति का सत्र पहले ही समाप्त हो चुका है। आइए उनके विचार जानें। महिला मेजबान उन युवकों के पास गईं जो अभी भी सदमे में दिख रहे थे। क्या आप इस खेल के अनुभव के बारे में अपनी राय बता सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि युवक अभी तक इस अनुभव से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। उसने अपनी छाती को ऐसे छुआ जैसे देख रहा हो कि गोली सचमुच उसकी छाती में लगी है या नहीं, फिर भी उसका शरीर बिल्कुल ठीक था। यह अविश्वसनीय है। उन चंद शब्दों ने उस सदमे को बखूबी बयां कर दिया जो खेल ने उसे दिया था। वह शुरू में सिर्फ देखने की सोच के साथ आया था, लेकिन अगर उसने इसे खुद अनुभव नहीं किया होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया वह सच था। जल्द ही एक के बाद एक अनुभवी व्यक्ति बाहर होते गए। उनके हाव भाव लगभग एक जैसे थे। सबसे खास बात यह थी कि उन उपकरणों पर प्रदर्शित डेटा खेल में उनकी वास्तविक स्थितियों को पूरी तरह से दर्शाता था। लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें से कुछ इस अद्भुत खेल को आजमाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि कुछ लोगों का रवैया अभी भी संदिग्ध था। आखिरकार वे उपकरण तो इंसानों द्वारा बनाए गए उपकरण मात्र थे और उपकरणों से छेड़छाड़ की जा सकती थी। लेकिन इसी वक्त टेंसेंट ने एक और धमाका कर दिया। कल से टेंसेंट देश भर के प्रमुख शहरों में मुफ्त एक्सपीरियंस पॉइंट स्थापित करेगा, जिससे कोई भी इस एक्सपीरियंस में हिस्सा ले सकेगा। एक ही रात में ये बात विकिरण की तरह फैल गई। एक व्यक्ति 10 लोगों और फिर सैकड़ों लोगों तक पहुंच गई। अगले दिन आने से पहले ही लोग एक्सपीरियंस स्टोर्स पर लाइन लगाने लगे थे। सब कुछ उतना ही जादुई था जितना टेंसेंट ने दावा किया था, और विशेषज्ञों की टिप्पणियां और संदेह केवल एक विस्फोटक विज्ञापन का काम कर रहे थे। गेमिंग उपकरणों की कीमत सस्ती नहीं थी।
मानक संस्करण 70% संवेदी अनुभव प्रदान करता था, जिसकी कीमत $5,999 थी। उन्नत संस्करण में 80% संवेदी अनुभव था, जिसकी कीमत $6,999 थी। लेकिन वास्तव में उपकरण की कीमत थोड़े बेहतर स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर के बराबर ही थी। इसके अलावा टेंसेंट भविष्य में और भी गेम रिलीज करेगा और आप बिना उपकरण बदले भी उनका अनुभव कर सकेंगे। बेशक ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मार्टेंग ने स्वाभाविक रूप से रिचार्ज सिस्टम में काफ़ी मेहनत की, जिससे खिलाड़ी स्वेच्छा से अपना पैसा खर्च करने लगे। एक दिन से भी कम समय में सभी 1 लाख गेम उपकरण बिक गए। बाजार की मांग को पूरा करने के लिए सभी फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करने लगीं। इस VR गेम का जन्म क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि गेमिंग उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। दुनिया में ऐसे गेम के साथ कौन कुछ और खेलेगा? ये जानने के बाद प्रमुख गेमिंग कंपनियों ने तुरंत अपने तकनीकी विभागों को इकट्ठा किया और एक सवाल पूछा, ऐसा गेम बनाने में कितना समय लगेगा? लेकिन जवाब लगभग एक जैसे थे, ऐसी तकनीक अगले 10 सालों तक नहीं आ सकती। 10 सालों में गेम प्रतियोगिता में वे कंपनियां बहुत पहले ही हार चुकी होतीं। 10 सालों में टेंसेंट गेमिंग उद्योग के शिखर पर पहुंच जाता और वे इस तकनीक को इंटरनेट के अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकते थे। टेंसेंट का उदय अजेय था। क्या हो रहा था? आखिर क्या हो रहा था? उन्हें अपनी तकनीक कहाँ से मिली? एक ऐसी तकनीक जो उस जमाने से 10 साल आगे थी। क्या यह एलियंस ने दी थी? पूरा इंटरनेट उद्योग रातों रात चीख पुकार के शोर में बदल गया। एक ही रात में टेंसेंट के शेयर की कीमत आसमान छूने लगी। जो बाजार मूल्य गायब हो गया था, वह किसी जादुई करतब की तरह फिर से प्रकट हो गया और यहाँ तक कि मूल मूल्य से 30% ज़्यादा बढ़ गया। ये गति रुकी नहीं थी। तीसरे दिन टेंसेंट का बाजार मूल्य दोगुना हो गया। 5वें दिन कुल बाजार मूल्य $500 बिलियन से ज़्यादा हो गया। 10वें दिन तक ये $600 बिलियन तक पहुंच गया और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ ज़बरदस्त हमला बोल दिया। हा, इन कुछ दिनों में मार्टेन के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं लौटी। हालांकि उनकी शेयरधारिता में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन उनके शेयरों का मूल्य कुछ ही दिनों में कई गुना बढ़ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने सपने के और भी करीब पहुंच रहे थे। श्रीमान शिवम, बधाई हो, बधाई हो। मार्टेन ने यह आंकड़ा शिवम के साथ साझा किया, जो शायद इस खेल के सबसे बड़े विजेता थे। बधाई देने वाली क्या बात है? शिवम की आवाज़ शांत और बेबाक थी। मैं उस समय बस खेल खेलने और पैसे खर्च करने के बारे में सोच रहा था। मैं पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहा था। एक महीना बीता और टेंसेंट का कुल बाजार मूल्य तेजी से बढ़ता गया और सीधे 800 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। इतनी तेज रफ्तार के सामने दूसरी इंटरनेट कंपनियों के पास खुद को रोक पाने का कोई रास्ता नहीं था। जल्द ही टेंसेंट ने एक के बाद एक कई अलग अलग गेम विकसित किए। बेशक ये अपेक्षाकृत छोटे पैमाने के ऑनलाइन गेम थे। हालांकि अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया कि टेंसेंट खुद को एक विशाल रोल प्लेइंग गेम बनाने में लगा रहा था। इस गेम में कई बेहतरीन नक्शे, एक व्यापक प्रणाली होगी और खिलाड़ियों को दूसरी दुनिया का मज़ा भी मिलेगा। इसका बाजार पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा और जो कोई भी इस उपकरण को खरीदने में सक्षम था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के इस खेल में कूद पड़ा। शेयरों की कीमतों में तेजी के साथ मार्टेन की व्यक्तिगत संपत्ति में भी उछाल आया, जिसने सीधे जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया और उन्हें फोर्ब्स रैंकिंग में पहला स्थान दिलाया। अन्य संपत्तियों के अलावा सिर्फ उनके टेंसेंट शेयरों का मूल्य ही जेफ बेजोस की व्यक्तिगत संपत्ति के 2 गुने से भी ज़्यादा था। हालांकि शिवम के पास मार्टेन से ज़्यादा शेयर थे, लेकिन ये ध्यान देने लायक है कि शिवम ने टेंसेंट के शेयर खरीदते समय काफ़ी पैसा खर्च किया था। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार शिवम की संपत्ति मार्टेन से थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए वह अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर रहे। क्या श्री माँ सबसे अमीर आदमी हैं? मैं अपने पति की ओर से असहमत होने वाली पहली व्यक्ति हूँ। क्या बकवास है? कोई गलती है? इसका मूल्यांकन कौन कर रहा है? क्या आपको गणित किसी भाषा शिक्षक ने पढ़ाया था? किस बेवकूफ़ को लगता है कि डीन फैंग की संपत्ति सिर्फ टेंसेंट के शेयर हैं? उठो और मार खाओ। ... इस खबर पर लगभग सभी टिप्पणियां शिवम के प्रति असंतोष व्यक्त कर रही थीं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक छोटे से हिस्से को छोड़कर उन्हें यह अंदाज़ा भी नहीं था कि शिवम के पास वास्तव में कितनी संपत्ति और उद्यम है, उसका आकलन तो दूर की बात है। जहां मूल्यांकनकर्ता जनता के दबाव से घबरा गए थे, वहीं मार्टेन सबसे पहले बोलने वाले थे। मुझे लगता है कि फोर्ब्स रैंकिंग में कुछ त्रुटियां हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए दूसरा स्थान ज़्यादा उपयुक्त होगा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उन्होंने तहलका मचा दिया। मार्टेन खुलेआम स्वीकार कर रहे थे कि उनकी संपत्ति की तुलना शिवम से नहीं की जा सकती। फोर्ब्स पत्रिका के संपादक रैंकिंग में संशोधन पर चर्चा कर रहे थे और अचानक कई और संदेश ऑनलाइन दिखाई दिए। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार शिवम कुछ महीने पहले लियानहुआ समूह के मुख्यालय में आए थे और अध्यक्ष, जिनके पास समूह के 71% शेयर थे, ने दावा किया कि उनके सभी शेयर केवल उनके ट्रस्ट में थे।
हिल्टन समूह के श्री हिल्टन ने कहा कि शिवम भी हिल्टन समूह के शेयरधारकों में से हैं, हालांकि उनकी विशिष्ट हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया जा सकता। श्री शिवम इंग्लैंड की रानी के जन्मदिन के भोज में मौजूद थे और रानी के साथ एक ही कार में सवार हुए थे। श्रीमान शिवम भारत थंडर टेक्नोलॉजी के कानूनी एजेंटों में से एक हैं, जिनके पास 70% शेयर हैं। श्रीमान शिवम हेली ग्रुप में भी शेयरधारक हैं, जिनके पास 28.7% शेयर हैं। वान कांग, मुझे पता है कि यह कुत्ता चोर निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा। धीरे धीरे शिवम की विभिन्न संपत्तियां एक एक करके उजागर होती गईं, कुल मिलाकर टेंसेंट में उनकी हिस्सेदारी से भी ज्यादा हो गईं। हे भगवान, डीन फैंग की संपत्ति कितनी ज्यादा है। हे भगवान, मैं पागल हो रहा हूँ। डीन, क्या आपकी कंपनियों को और प्रबंधन की जरूरत है? धिक्कार है, ये लोग तो हंगामा मचा रहे हैं। शिवम घर पर शांत नहीं बैठ पा रहा था। पूर्व सहपाठियों के कुछ संदेश और कॉल उसके फ़ोन को उड़ाने ही वाले थे। वह बस चुपचाप रहना चाहता था और एक निकम्मा बनकर सिर्फ खाता पीता और खेलता रहता था। यह इतना मुश्किल क्यों था? उसने टेंसेंट के शेयर खरीदने में इतना पैसा खर्च कर दिया, बस एक काम पूरा करने के लिए जल्दी से बड़ी रकम खर्च कर दी। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही देर बाद खर्च किया गया सारा पैसा वापस आ जाएगा, और उससे भी ज़्यादा। क्या यही तकनीक की ताकत थी? अपनी गलती का पता चलने पर फोर्ब्स पत्रिका ने तुरंत रैंकिंग बदल दी। शिवम 500 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की अनुमानित संपत्ति के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। छी, सिर्फ 500 अरब अमेरिकी डॉलर इस कुत्ते की संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं। शिवम की ताकत को सबसे अच्छी तरह जानने वाले वान कांग ने अपने माइक्रोब्लॉग पर इस तमाशे को और भी बढ़ा दिया। अगर तूने फिर से बकवास की तो मैं तेरे पापा का पार्ट एक फिलिप खरीद लूंगा। शिवम ने तुरंत कमेंट में धमकी दी, जा और खरीद ले, अगर तूने ऐसा किया तो तेरी संपत्ति फिर से उजागर हो जाएगी। वान कांग ने चिढ़ाते हुए कहा, उसे डर था कि दुनिया में इतनी अराजकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे, मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। शिवम ने अपना माउस नीचे गिरा दिया। वह भी चुप रहना चाहता था, लेकिन उसकी काबिलियत इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। उसे पता नहीं था कि उसके पिता और दादा इसे कैसे राज रखते थे। शिवम ने पर्दा गिरा दिया। उसे नहीं पता था कि उसका पता किसने बताया था, लेकिन जियांगन बी युआन के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में पत्रकार जमा थे। उसने सोचा कि जैसे ही वह बाहर जाएगा, उसे तुरंत उन्मादी पत्रकारों ने घेर लिया होगा। भारत ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी को जन्म दिया था, यह कोई छोटी घटना नहीं थी और हफ्तों तक ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सूची में बनी रहना तय था। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोगों को भी पत्रकार परेशान करके मार डालते थे। शुक्र है, शिवम के पास एक सुपर गॉड अकादमी थी। हालांकि वह अभी घुड़ी की तरह अपनी काया और रूप रंग नहीं बदल सकता था, लेकिन उसकी भेस बदलने की तकनीक बेहद अनोखी थी, जिससे वह पत्रकारों की नाक के नीचे बेरोक टोका जा सकता था। मार्टिन की बात करें तो वह एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के कारण बहुत मुश्किल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवम पत्रकारों की चौकस निगाहों से कैसे बच निकलता है। क्या वह हर समय घर के अंदर रहकर बाहर नहीं जा सकता था? जैसे जैसे नया साल नज़दीक आ रहा था, शिवम को थोड़ा आराम मिल गया। उसका परिवार इस दुनिया में नहीं था, इसलिए नए साल का जश्न मनाने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस साल वह शायद गो शिन्यू के साथ उसके परिवार के घर पर छुट्टियां बिताएगा। शिवम का जन्मदिन 26 दिसंबर को था, नए साल से कुछ दिन पहले। पिछले सालों में इस समय तक हमेशा कोई न कोई छुट्टी होती ही थी। दोस्त छुट्टियों में घर जाने में व्यस्त रहते, नए साल की तैयारी में जी जान से जुटे रहते, इसलिए सब कुछ आसान था। लेकिन इस साल अपने जन्मदिन पर उसे एक अनोखा पत्र मिला। उसे यह अजीब लगा, इस जमाने में संचार इतना उन्नत हो गया है, फिर भी कोई इस तरह का पत्र क्यों लिखेगा? बहन शियाओ यंग, ये पत्र कहाँ से आया? शिवम ने सहजता से पूछा। ओह, यह आज सुबह बाहर मेल बॉक्स में पड़ा था। मुझे भी ये बहुत अजीब लगा। शायद यह आपके किसी अजीबोगरीब शौक वाले दोस्त का है, युवा गुरु। शिवम ने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो यात्रा के दौरान दोस्तों को पत्र लिखने के लिए इस तरह का तरीका अपनाते थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसके भी ऐसे दोस्त होंगे। उसने पत्र खोला। उसमें लिखा हुआ न तो कंप्यूटर से छपा था और न ही किसी साधारण कलम से लिखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ब्रश से लिखा गया हो। अक्षर जोरदार और शक्तिशाली हैं और वर्षों के कौशल को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी श्री शिवम को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने पर बधाई। प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ओर से मैं श्री फोन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। श्री फोन के उद्योगों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन आपकी वार्षिक आय का 30% प्रबंधन शुल्क के रूप में लेगा। 3 दिन बाद प्राचीन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ओर से गोकांग तलवार संप्रदाय ये शुल्क लेने आएगा, कृपया सूचित करें। गोकांग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख गुरुफेंग। अरे यार, ये सब क्या है? पत्र पढ़कर शिवम अचंभित रह गया।
क्या इसका मतलब ये था कि वे सुरक्षा शुल्क मांग रहे थे? क्या ऐसा संभव भी था? शिवम को प्राचीन मार्शल जगत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और गुई और अन्य लोगों का उन प्राचीन मार्शल संप्रदायों और प्राचीन मार्शल परिवारों से संपर्क बहुत कम था। केवल श्वेत परिवार ही इसका अपवाद था। शिवम द्वारा परिष्कृत गोलियां लेने के बाद बाई रुहाई पहले ही ठीक हो चुकी थी और अब अपने जियांगन विला में वापस आ गई थी। बाईयू की मार्शल आर्ट में प्रगति तेजी से हुई और पूरे बाई परिवार में उसके पिता बाईशुन के अलावा उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बाईयू ने यह व्रत लिया था कि स्कूल की कोई भी बात बाहरी लोगों को नहीं बताई जाएगी, इसलिए बाई परिवार ने उसकी प्रगति का श्रेय पूरी तरह से शिवम के मार्गदर्शन को दिया। अब पूरा बाई परिवार शिवम की लगभग एक देवता के रूप में पूजा करता था। बाई परिवार ने शिवम से कहा कि उसके सामने आने वाली चीजें असामान्य नहीं थीं, ये प्राचीन मार्शल संप्रदायों का एक अलिखित नियम था। प्राचीन मार्शल परिवारों की तरह प्राचीन मार्शल संप्रदायों को भी विकसित और मजबूत होने की जरूरत थी। उनके भवन और शिष्यों का दैनिक प्रशिक्षण संसाधनों पर आधारित था, जिसका अर्थ था कि उनका वार्षिक व्यय बहुत अधिक था। प्राचीन योद्धा परिवार और संप्रदाय आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष दुनिया में विभिन्न उद्योगों में फैले कई व्यवसाय संचालित करते थे, जिनके कर्मचारी आमतौर पर इन परिवारों और संप्रदायों के शिष्य या मुख्य सदस्य होते थे। एक पक्ष सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता था, जबकि दूसरा धन प्रदान करता था, जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग बनता था। लेकिन इससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। ये संसाधन उन्हें केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करते थे और अधिक समृद्धि की तलाश के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती थी, और यह उनके तरीकों में से एक था। भारत में लगभग हर प्रसिद्ध उद्यमी के पीछे एक प्राचीन योद्धा परिवार या संप्रदाय का साया था। ये परिवार और संप्रदाय अक्सर बहुत शक्तिशाली होते थे, भले ही वे छिपे रहें, फिर भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था, इस हद तक कि वे अपनी इच्छानुसार व्यवसायों के उत्थान और पतन में हेरफेर कर सकते थे। इस प्रकार सुरक्षा शुल्क वसूलने की प्रथा का उदय हुआ। बेशक कुछ कठोर उद्यमियों ने विरोध किया, लेकिन जल्द ही उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ जो बहुत दृढ़ थे, उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई फिर कभी विद्रोह न करे। इन प्राचीन मार्शल संप्रदायों और परिवारों ने मिलकर एक आपसी संघ बनाया, जिसे प्राचीन मार्शल एसोसिएशन कहा जाता था, जिसकी शक्ति और भी ज्यादा थी। प्राचीन मार्शल संप्रदायों में शक्तिशाली व्यक्ति अनंत काल तक उभरते रहे। श्रीमान शिवम, अगर मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन ने सचमुच आपको ये पत्र भेजा है, तो बेहतर होगा कि आप उनकी बात मानें, बाई रुहाई ने सलाह दी। ओह, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? शिवम ने दिलचस्पी से पूछा। जब वे पत्र भेजते हैं तो वह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए होता है। अगर वे पहली बार आते हैं और प्रबंधन शुल्क नहीं लेते हैं, तो आपको एक कड़ी चेतावनी दी जाएगी। इस चेतावनी में आपकी किसी संपत्ति जैसे कार को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी बार भी प्रबंधन शुल्क नहीं मिलता तो नुकसान आपको ही हो सकता है। इतना बेतुका? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। चाहे कोई भी हो, पैसा तो मेहनत से कमाया था, ये डकैती से कैसे अलग था? श्रीमान शिवम, भले ही आप गुप्त शक्ति के स्वामी हों, किसी भी प्राचीन मार्शल संप्रदाय को कभी कम मत आंकिए। आपका क्या मतलब है? एक प्राचीन मार्शल संप्रदाय की स्थापना के लिए आपके पास गहरी नींव होनी चाहिए और एक कड़ी शर्त पूरी करनी होगी। संप्रदाय में कम से कम एक जन्मजात मार्शल कलाकार होना चाहिए। जन्मजात मार्शल कलाकार? शिवम के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसे कुलीन गुरु एसएसएस स्तर के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से भी आगे निकल जाते थे, एक छिपे हुए तत्व के स्तर के करीब। शिवम ने अपने परिवार के प्रभाव क्षेत्र के बाहर ऐसे किसी व्यक्ति का सामना कभी नहीं किया था। ये सही है, एक जन्मजात मार्शल कलाकार की शक्ति आम लोगों की कल्पना से कहीं परे होती है। अगर वे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते तो स्थिति शायद अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं श्रीमान शिवम को सलाह देता हूं कि वे उनकी मांगें मान लें। दरअसल अपनी आय का 30% देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ, मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया। शिवम ने बाई रुहाई का फोन काट दिया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या मेरी सुरक्षा शुल्क भी छीना जा सकता है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि शिवम की वर्तमान शक्ति जन्मजात स्तर से नीचे बेजोड़ थी। अगर कोई जन्मजात गुरु भी आ जाए तो वो ही अकेले ही उन्हें पहचान से परे हरा सकता था। उसने मा टेंग को फोन किया, जिसने उसे बताया कि उसका तेंगक्सुन उस तथाकथित प्रबंधन शुल्क का भुगतान तब से कर रहा है जब से वह आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध था। शुरू में मा टेंग ने उन लोगों को पागल समझकर टाल दिया था, एक धनी व्यक्ति के रूप में किसके पास कुछ कुशल अंगरक्षक नहीं होंगे। उसने सोचा कि वे गुंडों के छोटे मोटे गिरोह हैं, क्या वे सचमुच कुछ उलट पुलट कर सकते हैं? लेकिन मा टेंग ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वे सामान्य लोग नहीं बल्कि राक्षस थे। जब पहली बार शुल्क वसूलने वाले आए तो वे 20-20 साल के 3 युवक थे, पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए थे और अजीबोगरीब तरीके से बोल रहे थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने कार्रवाई की तो उन्होंने उसके 2 अंगरक्षकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
उसके अंगरक्षक 1 दर्जन प्रशिक्षित लोगों से मुकाबला करने में सक्षम थे, लेकिन वे लगभग हार ही गए थे। कुछ ही पलों में माटेंग ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन उन्हें बताया गया कि कुछ नहीं किया जा सकता। लाचार होकर उन्होंने कई दोस्तों से पूछा और काफ़ी पूछताछ के बाद आखिरकार स्थिति समझ में आई, जिसके बाद उन्होंने उनकी बात मान ली और सालाना एक मोटी प्रबंधन शुल्क चुकाया। श्रीमान शिवम, आप जो भी करें उनका विरोध करने की कोशिश न करें। वे कोई साधारण लोग नहीं हैं। माटेंग ने बार बार चेतावनी दी। शिवम ने स्पष्ट रूप से वादा किया कि उनसे सुरक्षा शुल्क वसूलने की कोशिश करना एक सपना है। इन संप्रदायों से सुरक्षा शुल्क वसूलने की संभावना ज्यादा होगी। शिवम ने लापरवाही से पत्र को एक गेंद की तरह मोड़ा और तथाकथित प्राचीन मार्शल एसोसिएशन या गुकान तलवार संप्रदाय को गंभीरता से लिए बिना उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बीप, शिवम का फोन बजा। लगता है यह आदमी आजकल आज़ाद है। संदेश वान कांग का था। शिवम, थोड़ा समय है। मैं तुम्हें एक नए खुले रेस्टोरेंट में ले चलता हूं, जहां तुम्हें अब तक का सबसे बेहतरीन खाना परोसने की गारंटी है। सच में? शिवम को शक हुआ। उसकी शेफ टीम विश्वस्तरीय थी और वान कांग ये बात अच्छी तरह जानता था। क्या इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद रेस्टोरेंट का शेफ उससे भी बेहतर हो सकता है? बिल्कुल सच है, और अगर ये तुम्हारे खाने से बेहतर नहीं हुआ तो मैं छोटे भाई को काटकर तुम्हें परोस दूंगा। वान कांग ने कसम खाई। चलो, छोटे भाई को औरतों के लिए बचाकर रखो। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शिवम ने तिरस्कार से जवाब दिया। समय और जगह बताओ। ज़रूरत नहीं है, मैंने कल के लिए शेफ बुक कर लिया है। मैं कल दोपहर तुम्हें ले आऊँगा और हम साथ चलेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। नियत समय पर वान कांग जियांगन सिटी विला के प्रवेश द्वार पर शिवम का इंतजार कर रहा था। वे पत्रकार वाकई बेरहम थे। उन्होंने कई दिनों से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था। थोड़ी देर बाद ट्रेंच कोट पहने और धूप का चश्मा लगाए एक युवक परिसर से बाहर निकला। उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और पत्रकारों के समूह को गौर से देखा। पत्रकारों ने उस युवक की ध्यान से जांच की और पुष्टि की कि वह शिवम नहीं था, और फिर स्वाभाविक रूप से उसके लिए रास्ता बना दिया। युवक जियांगन सिटी विला से बाहर निकलने के बाद सीधे सड़क किनारे खड़ी एक एस्टन मार्टिन की ओर चल पड़ा। तुम कौन हो? वान कांग अभी भी परिसर के प्रवेश द्वार को घूर रहा था, सोच रहा था कि शिवम पत्रकारों के घेरे से कैसे निकलेगा। तभी अचानक कार का दरवाजा बंद होने की आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। मैं हूँ। युवक ने एक पल के लिए अपने चेहरे को देखा, उसमें से मांस के रंग के ठोस पदार्थ के टुकड़े निकाले और अपने सुंदर चेहरे को शिवम जैसा बना दिया। जमाने के साथ चलना तो पड़ता है ना? आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों के साथ यह प्राचीन भेस तकनीक तो बेजोड़ है। शिवम ने पत्रकारों पर व्यंग्य किया। वे अब भी मुझे ब्लॉक करना चाहते हैं, शायद अगले जन्म में। शिवम, तुम प्रभावशाली हो। अगर शिवम ने खुद अपना भेस नहीं हटाया होता तो आवाज़ के अलावा वान कांग उसे पहचान ही नहीं पाता। हाँ, बस एक छोटी सी चाल है। चलो, यह मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा है। अगर बिल गेट्स होते तो तुम्हें ऐसा सम्मान पाने के लिए अपनी सारी दौलत देनी पड़ती। शिवम ने मजाक किया। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि आज तुम निराश नहीं होगे। वान कांग आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस जगह का शेफ निश्चित रूप से शिवम के निजी शेफों से कहीं बेहतर था। यह रेस्टोरेंट जियांगन शहर के चहल पहल वाले इलाके में नहीं, बल्कि एक सुनसान गली में लग रहा था। वान कांग की एस्टन मार्टिन एक ऐसी इमारत के सामने रुकी जो किसी पुराने सराय जैसी लग रही थी। शिवम ने एक नज़र डाली। यहाँ से आने जाने वाले लोगों के कपड़े अपनी शैली से काफ़ी साधारण थे, यहाँ तक कि इतने सादे कि थोड़े पुराने ज़माने के लग रहे थे। फिर भी गौर से देखने पर यह देखना मुश्किल नहीं था कि ये सादे कपड़े किसी ब्रांड के नहीं थे, बल्कि हाथ से सिले हुए लग रहे थे। हे, ये रेस्टोरेंट कोई साधारण जगह नहीं है। वान कांग रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। इन लोगों को उनके साधारण रूप से मत आंकिए, इनमें से हर एक काफ़ी प्रभावशाली है। किसी एक का नाम लीजिए और वे कोई उच्च पदस्थ अधिकारी या कोई सेवानिवृत्त व्यवसायी भी हो सकते हैं। वाकई इतने प्रभावशाली? शिवम थोड़ा हैरान हुआ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रेस्टोरेंट के मालिक के भी अच्छे खासे रसूख या असाधारण हुनर हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम लिनक्सियन है। यहाँ के सभी व्यंजन प्राचीन तरीकों से तैयार किए जाते हैं और इनका स्वाद आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर होगा। शायद दाम सस्ते नहीं हैं। शिवम हंसा। ज़रूर, इस रेस्टोरेंट का मालिक काफ़ी दिलचस्प है। जब ये अधिकारी खाने आते हैं तो दाम लगभग किसी आम कैफेटेरिया जितने ही सस्ते होते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग यहाँ आते हैं तो दाम सैकड़ों या हज़ारों में बढ़ जाते हैं। यहाँ तो साधारण से साधारण तले हुए साग की भी कीमत हज़ारों में है। वान कांग ने कहा, लेकिन अरे, जब आप दुनिया के सबसे अमीर लोग यहाँ खाना खाते हैं तो इतनी कीमतें तो कहने लायक भी नहीं है ना? हाँ, अच्छा, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि यहाँ का खाना अपनी कीमत के लायक है या नहीं। शिवम हंसा। शिवम वान कांग के पीछे पीछे इस तथाकथित स्पिरिट इमॉर्टल इन में गया।
चूंकि उनका अपॉइंटमेंट तय था, एक सवा उन्हें तुरंत एक खूबसूरत कमरे में ले गया। खाना पहले से ऑर्डर किया हुआ था और उन्हें बैठे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक के बाद एक व्यंजन परोसे जाने लगे। सब के अलावा वहाँ एक शेफ की पोशाक में भी कोई था। कोई साधक भी। शिवम को उस युवा शेफ से कुछ जैविक धारा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वह छिपी हुई शक्ति का स्वामी लग रहा था। ये स्पिरिट इमॉर्टल इन बहुत ही आकर्षक है। शिवम ने हल्के से मुस्कुराया। दोनों सज्जनों को नमस्कार। मैं आज आपका शेफ हूँ, जो बिन। मेरे बनाए व्यंजन आपको एक असाधारण अनुभव प्रदान करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। जो बिन नाम के शेफ ने अपना परिचय दिया। जो बिन की आंतरिक शक्ति किसी प्राचीन मार्शल संप्रदाय से नहीं, बल्कि कुछ निजी अनुभवों से आई थी। लेकिन उसे संघर्ष पसंद नहीं था, उसे बस खाना पकाने में ही रुचि थी। एक बार उन्हें एहसास हुआ कि खाना पकाने को उनकी आंतरिक शक्ति के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे व्यंजन और भी स्वादिष्ट बन जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने स्पिरिट इमॉर्टल इन नामक एक रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट के सभी रसोइये उनसे प्रशिक्षित थे। आज विशेष अतिथि शिवम की वजह से जो बिन ने ये भोजन विशेष रूप से तैयार किया था। वान कांग यहाँ केवल एक बार भोजन करने आए थे और खाना बनाने वाला जो बिन नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिवम की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होगी कि मालिक जो बिन, जो शायद ही कभी मेहमानों के लिए व्यक्तिगत रूप से खाना बनाते थे, काम पर लग जाएंगे। संभवतः इस मालिक का कौशल और भी बाकी रसोइयों से ज्यादा सराहनीय है ना। जो बिन ने हर व्यंजन का परिचय देना शुरू किया। हालांकि ये व्यंजन प्रस्तुति के लिहाज से असाधारण नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी खुशबू वाकई मनमोहक थी। आखिरी व्यंजन ब्रेस्ड बास जो बिन की खासियत थी। वान कांग ने इसे चखा और स्वादिष्ट मछली और गाढ़े शोरबे ने उसे तारीफों के पुल बांध दिए। शिवम की भूख भी बढ़ गई। उसने मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद वाकई लाजवाब था। सच कहूं तो यह उसके घर के रसोइयों से भी बेहतर था। अगर यह कुछ महीने पहले होता तो वह इसे ज़रूर बहुत ऊंची रेटिंग देता। लेकिन चूंकि उसने चीनी छोटे रसोइये से कुछ पाक कला के हुनर सीखे थे, हालांकि यह ब्रेस्ड बास बनावट में बेदाग था, फिर भी इसमें कुछ कमी थी। श्रीमान शिवम, कैसा है? जो बिन ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा आकर्षण कम लग रहा है। शिवम ने बहुत ही बेबाक समीक्षा दी। आपने जो सामग्री इस्तेमाल की है वो बहुत ताज़ा है और समय भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें दम नहीं है। ये व्यंजन भले ही थोड़ा बनावट वाला हो, पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। ये कुछ हद तक असफल भी है। जो बिन के हाव भाव तुरंत बदल गए। जब से उसने खाना पकाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल शुरू किया है, सबसे नखरेबाज खाने वालों ने भी उसके हुनर की खूब तारीफ की है। वह अपने पाक कौशल को बेदाग मानता था, लेकिन शिवम के शब्दों में यह असफल कैसे हो गया? क्या सिर्फ इसलिए कि शिवम दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, इसलिए उसका स्वाद ज्यादा परिष्कृत और इसलिए ज्यादा आलोचनात्मक था? क्या मिस्टर फैंग ने मेरे से बेहतर व्यंजन खाए हैं? जो बिन ने अपने दिल की आग को दबाते हुए पूछा। जरूर, वरना मैं ऐसी समीक्षा नहीं करता। शिवम हंसा। तो क्या मैं जान सकता हूं कि मिस्टर फैंग के पास ऐसे व्यंजन कहाँ थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? शिवम उठ खड़ा हुआ। तो फिर रसोई में? जो बिन चौंक गया। तुम खुद खाना बनाने की सोच रहे हो? शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। बिल्कुल, एक बार जब तुम मेरा खाना चख लोगे तो मिस्टर जो दिल से और बिना दिल के खाना बनाने का फर्क समझ जाओगे। शिवम, तुम खाना बना सकते हो? वान कांग शिवम को लगभग आधे साल से जानता था, लेकिन उसने उसे कभी खाना बनाते नहीं देखा था। अगर उसने जो बनाया था वह कोई बहुत ही घटिया पाककला नहीं होती, तो लोग पहले ही अपनी किस्मत को धन्यवाद दे रहे होते। जो बिन जैसे शेफ से उसकी तुलना तो दूर की बात है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, शिवम ने कहा। मालिश, रक्त संचार, हड्डी जोड़ना, ताला खोलना, भविष्य बताना, घड़ी की मरम्मत, स्क्रीन सुरक्षा, तुम जो भी कहो, मैं सब में माहिर हूँ। तुम्हें कुछ नहीं आता? ठीक है, तो मुझे अपना हुनर दिखाओ। वान कांग शिवम की बातों से खुश हुआ। बॉस जो, अगर हम आपकी रसोई इस्तेमाल करें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि क्या मिस्टर फैंग का पाक कला कौशल वाकई उतना ही प्रभावशाली है जितना वे दावा करते हैं। जो बिन ने शिवम के हाथों की ओर देखा। उनके हाथों पर कोई खुरदरापन नहीं था। जाहिर है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ नहीं थे जो अक्सर चाकू और कड़ाही चलाता हो। अगर वह खाना बना भी सकता था तो भी उसकी कुशलता शायद ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा एक अरबपति होने के नाते शिवम का अपना निजी रसोइया जरूर होगा। उसके जैसे लोगों का खुद खाना बनाना किसी परीक्षा जैसा लगता था। उसे यकीन ही नहीं था कि शिवम उसके खुद के बनाए व्यंजनों से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है। लिनक्सियन इनका किचन बेहद व्यवस्थित और साफ सुथरा था। उस समय रेस्टोरेंट का सबसे व्यस्त समय था और सभी रसोइये व्यस्त थे। सब्जियां काटने की उनकी तकनीक में शिवम ने कुछ अनोखा देखा। उनके चाकू काटने का हुनर आम रसोइयों जितना अव्यवस्थित और बेतरतीब नहीं था, बल्कि वे एक खास तरीके का पालन करते थे।
जो बिन का खाना पकाने का क्षेत्र दूसरे रसोइयों के साथ नहीं था, उसकी अपनी निजी रसोई थी, क्योंकि खाना पकाने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू, बर्तन और स्पैचुला खास तौर पर बनाए जाते थे। मिस्टर फैंग, अगर मैं किनारे से देखूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? जो बिन ने पूछा। जरूर बॉस जो, अगर आपकी रुचि हो तो आप देख सकते हैं। शिवम ने रसोई पर नजर डाली। सभी उपकरण तैयार थे। जो बिन वाकई एक कुशल पेशेवर शेफ था। अच्छा, मैं ब्रेस्ड बास की एक डिश भी बना दूं? शिवम ने जो बिन की तरफ देखा। मेरे मेहमान बनो, जो बिन ने आमंत्रित करते हुए इशारा किया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि शिवम वाकई दिल से कैसे खाना बनाता है। दरअसल शिवम का जो बिन के लिए परेशानी खड़ी करने का कोई इरादा नहीं था, न ही वह कोई विरोधी बनना चाहता था, बल्कि उसने इस युवक में कुछ असाधारण देखा और उसे सुपर गॉड अकादमी में भर्ती करने के बारे में सोचा। इसलिए उसे जीतने के लिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ कौशल दिखाने की जरूरत थी। ध्यान से देखो। शिवम ने टैंक में मछली की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अवशोषण हथेली। शिवम की हथेली से एक तेज जैविक धारा बह निकली और टैंक में तैरता बास किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ सा लग रहा था, जो सीधे उसके हाथ में समा रहा था। वह भी कोई साधारण इंसान नहीं है। जो बिन के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वह ये करतब खुद कर सकता था, लेकिन ये शिवम जितना आसान कभी नहीं होता। फोर्ब्स का नंबर 1 असल में एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट था। उसने रसोई में रखे एक चाकू पर बिना हिले डुले उसे सहजता से अपने हाथ में खींचकर यह करतब दोहराया। उसने बास को धीरे से हवा में उछाला। अकेले 9 तलवारें। शिवम के हाथ में एक साधारण रसोई का चाकू एक अदम्य दिव्य अस्त्र में बदल गया। एक एक करके बास के शल्क मछली के मांस को नुकसान पहुंचाए बिना ही पूरी तरह से उतार दिए गए। क्या बकवास है! क्या वह सचमुच मछली के शल्क उतारने के लिए अकेले 9 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा है? वान कांग, हालांकि एक आम इंसान था, उसे एहसास हुआ कि शिवम यूं ही वार नहीं कर रहा था। जो बिन सबसे ज्यादा हैरान हुआ। शिवम की तलवारबाजी कमाल की थी, और उसकी पैनी समझ किसी आम मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी मुमकिन नहीं थी। धमाका! बास मछली कटिंग बोर्ड पर आ गिरी, उसके छिलके पूरी तरह से उतर गए, और वो भी कुछ ही सेकंड में। बास मछली अभी भी जिंदा और जीवंत थी। शिवम की चाकू की मार से प्याज, अदरक, लहसुन और तरह तरह के मसाले एक जैसे टुकड़ों में बदल गए। देखने वाला सोच सकता है कि वह कोई करतब दिखा रहा है। हालांकि शिवम की चाकू चलाने की कला कमाल की थी, लेकिन उसका तरीका ब्रेस्ड मछली बनाने का आम तरीका था। जब लाल भूरे रंग की चटनी बर्तन में उबली तो पूरे किचन में एक तेज खुशबू फैल गई। शिवम ने बास मछली उठाए और उसे बर्तन में रखने से कुछ पल पहले मछली के मांस में एक बायोलॉजिकल कट का झोंका भेजा। सख्त, लचीला मांस बिना अपनी बनावट खोए तुरंत नरम हो गया। फिर ब्रेस को स्वादिष्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इन स्ट्रेंथ की मदद से सॉस रसीली मछली में पूरी तरह घुल मिल गया और उसका मनमोहक रंग वान कांग को अनायास ही निगलने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार दोनों की उत्सुक निगाहों के सामने बास तैयार हो गया। वान कांग अपनी चॉपस्टिक उठाने और बिजली की गति से मछली को अपने मुंह में ठूंसने के लिए बेताब था। इतनी जल्दी क्यों? अरे पेटू! फैंग जुएयू ने चिढ़ाते हुए डांटा। जैसे ही मछली उसके मुंह में गई, वान कांग के हाव भाव तुरंत बदल गए, मानो कोई ताज़ी समुद्री हवा उसके ऊपर बह रही हो। इस सुगंध में मछली जैसी कोई गंध नहीं थी, बस एक ताज़ा और मनमोहक सुगंध थी। यह अनुभूति अवर्णनीय थी। उसके हाथ अनायास ही कस गए। उसकी छाती मानो कोई किशोरावस्था की कल्पनाओं में डूबा हो। क्या ये वाकई इतना चमत्कारी है? वान कांग की प्रतिक्रिया देखकर जो बिन उत्सुक हो गया और उसने खुद मछली का स्वाद चखा। उस पल उसके चेहरे पर लगभग वान कांग जैसा ही भाव था, मानो इस व्यंजन में कोई जादुई शक्ति हो जो उसकी दृष्टि, स्वाद और श्रवण को प्रभावित कर रही हो। जो बिन के गुरु ने उसे बताया था कि मानव स्वाद कलिकाओं पर विजय पाना एक पाक कला गुरु के लिए बस शुरुआत है। अपनी दृष्टि या अन्य इंद्रियों को बदलना एक रसोइये का सपना सच होने जैसा है। अब ऐसा लग रहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे पाक कला के शिखर तक ले जा सकता है। कैसा है? क्या तुम्हें इसका आकर्षण महसूस हुआ? शिवम ने मुस्कुराते हुए जो बिन से पूछा। जिसे वह दिल से खाना बनाना कहता था, वह एक व्यापक शब्द था। एक सच्चा रसोइया अपने इरादे को व्यंजन में समाहित कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक अदम्य आध्यात्मिक शक्ति थी जो दूसरों को प्रभावित कर सकती थी। बेशक पाककला के इस स्तर तक पहुंचने के लिए हर कदम पर पूरी लगन और गहन साधना की जरूरत होती है। इसलिए दुनिया में कुछ ही सच्चे पाककला गुरु हैं। जब जो बिन ने शिवम को देखा तो उसकी आंखें प्रशंसा और उत्साह से भर गईं। सीखना चाहते हो? शिवम हंसा। हाँ, जो बिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। हालांकि शिवम उम्र में छोटा था, लेकिन इस दुनिया में कुशल लोग ही हमेशा शिक्षक होते हैं। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। शिवम ने जो बिन की आंखों में भाव पहचान लिया। सुपर गॉड अकादमी में एक और नया छात्र आने वाला था।
इस बार शिवम ने न सिर्फ जो बिन को सुपर गॉड अकादमी में शामिल करवाया बल्कि वान कांत को भी लाने की योजना बनाई। सुपर गॉड अकादमी के चमत्कार ने दोनों को चकित कर दिया और शिवम की लेवल 2 अनुमतियों के लिए कार्यपूर्णता दर अंततः 5/1 लाख तक पहुंच गई। अफसोस, रास्ता अभी भी लंबा और चुनौतीपूर्ण है, शिवम ने आह भरी। 100,000 फॉलोअर्स जुटाना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं था। उन्होंने अपने वीबो अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से भर्ती करने पर भी विचार किया, लेकिन सुपर गॉड अकादमी में उस समय मुट्ठी भर लोग ही थे। उनके पास एक मजबूत शिक्षक दल था, लेकिन बहुत कम छात्र थे और उनका प्रभाव काफी कमजोर था। शिवम को एक अवसर की जरूरत थी, एक ऐसा पल जब सुपर गॉड अकादमी अपना नाम बनाए और जनता द्वारा पहचानी जाए। इसके साथ 100,000 फॉलोअर्स जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 2 शांतिपूर्ण दिन बीत गए और जब शिवम आखिरी सुरक्षा शुल्क अधिसूचना भूलने ही वाला था, तब भी कोई उसके दरवाजे पर आ गया। युवा गुरु, कोई आया है। गूई की आवाज ने शिवम को अचानक नींद से जगा दिया। कौन है? इतनी सुबह है, क्या किसी को थोड़ी भी शांति नहीं मिल सकती? शिवम ने समय देखा, अभी सिर्फ 5:30 बजे थे। वह कल रात 2 बजे तक वान कांत के साथ गेम खेलता रहा और बिना अभ्यास किए ही सो गया। वह अभी भी बहुत थका हुआ था। शिवम में एक बड़ी खामी थी, उसे सुबह सुबह बहुत चिड़चिड़ापन रहता था। एक बार हाई स्कूल में कक्षा में झपकी लेते समय वह देर तक सोता रहा। दोपहर के भोजन के समय पढ़ाई की जांच कर रहे उपप्रधानाचार्य ने सोते हुए शिवम को देखा और उसकी मेज पर 2 बार दस्तक दी। जागते ही शिवम लड़ने के लिए तैयार भाव से उठा, लेकिन खुद को प्राचार्य के सामने पाया और तुरंत डरकर पीछे हट गया। कोई भी उसके सुखद सपनों में खलल डालता तो निस्संदेह उसे गुस्सा दिलाता। युवा स्वामी, 3 लोग आए हैं, 2 20 साल के युवक और एक 40 साल का अधेड़, सभी ने तलवारों वाले वस्त्र पहने हैं, गूई ने कहा। लगता है कि वे उस तथाकथित गुकांग तलवार संप्रदाय से हैं। पागल लोग, क्या वे सचमुच सुरक्षा शुल्क वसूलने आए हैं? शिवम ने अपनी आंखें पोंछीं। गो शिन्यू अभी भी सो रहा था, मानो उसे पता ही न हो कि शिवम जाग रहा है। युवा स्वामी, क्या मुझे उन्हें सीधे बाहर निकाल देना चाहिए? जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। शिवम की सुबह की चिड़चिड़ाहट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। पेट में भरी हुई कुंठा को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, इसलिए उसे अपनी भड़ास निकालने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। मिस्टर फैंग, गुकांग तलवार संप्रदाय के गुडोंग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। जैसे ही शिवम उठने ही वाली थी, विला के बाहर से एक आंतरिक शक्ति से भरी आवाज गूंजी, जो गुओ शिन्यू को जगाने के लिए काफी थी। क्या हो रहा है? गुओ शिन्यू ने अपने शरीर को तानकर अपने पजामे के नीचे अपनी पतली, आकर्षक कमर दिखाई। शिवम ने उसके गाल पर हल्के से चुंबन लिया। शायद कोई कबाड़ बीन रहा होगा। तुम सोती रहो, मैं जाकर देखती हूँ। गुओ शिन्यू हैरान रह गई। कबाड़ बीनने वाला कोई इतने आलीशान विला में कैसे घुस सकता है? फिर भी उसे शिवम की कोई चिंता नहीं थी, उसके पास ढेरों तरकीबें थीं और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह कभी खतरे में नहीं पड़ता था। अरे, पागलों से निपटने के लिए इतनी जल्दी उठना। शिवम ने चप्पल पहनी और शॉर्ट्स और बनियान पहनकर बाहर निकल गई। जनवरी का महीना होने के बावजूद उसकी जैविक धारा किसी भी भयंकर गुरु की शक्ति के बराबर थी, जिससे उसे ठंड का कोई असर नहीं होता था। ची! शिवम ने विला का दरवाज़ा खोला और देखा कि 3 लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे मानो वे किसी का रूप रंग दिखा रहे हों। दोनों युवकों ने सफ़ेद वस्त्र पहने थे, जबकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने काला वस्त्र पहना था। दोनों की पीठ पर एक एक लंबी तलवार थी और वे काफ़ी अलौकिक लग रहे थे। हालांकि उनका व्यवहार अहंकारी लग रहा था, मानो वे दूसरों को नीचा समझते हों। क्या ये सभी प्राचीन मार्शल संप्रदाय खुद को श्रेष्ठ प्राणी समझते थे? 2 गुप्त शक्ति शिखर पर, एक गुप्त शक्ति प्रारंभिक अवस्था में। ये गुकांग तलवार संप्रदाय वास्तव में बाई परिवार से ज्यादा शक्तिशाली है। शिवम ने एक पल में उनकी ताकत को भांप लिया। पूरे बाई परिवार में केवल 70 वर्षीय बाई रुहाई ही मध्य अवस्था परिवर्तनकारी अवस्था तक पहुंची थी, जिससे पता चलता है कि प्राचीन मार्शल संप्रदायों में सामान्य परिवारों की तुलना में अधिक गहराई थी। खटखटाहट। शिवम ने मुट्ठी भर सिक्के जमीन पर फेंक दिए। प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। मैं वापस सोने जा रहा हूँ, ये सब घर पर बचे हुए पैसे हैं। अधेड़ उम्र के आदमी का माथा थोड़ा सा सिकुड़ गया। क्या इस शिवम को नहीं पता था कि वे यहाँ प्रबंधन शुल्क लेने आए हैं? उसने उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले कलाकार क्यों समझ लिया? खुद को रोक न पाने के कारण दोनों युवक क्रोधित हो गए। गुकांग तलवार संप्रदाय मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय था। सांसारिक दुनिया में उनका अपमान करने की हिम्मत किस सीईओ ने की? उन्हें इस तरह कब अपमानित किया गया था? गुरु, वह साफ तौर पर मुसीबत मोल ले रहा है। एक युवक चिल्लाए बिना नहीं रह सका। जल्दबाजी मत करो, अधेड़ उम्र के आदमी ने धैर्य रखने का इशारा किया। शायद शिवम अभी अभी जागा हो और उसने आंतरिक शक्ति का संचार स्पष्ट रूप से नहीं सुना हो।
श्रीमान फैंग, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा, मैं गु डोंग हूँ, गुकान तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता के अधीन छठा वरिष्ठ। आज मैं यहाँ हूँ। मिस्टर फैंग की वार्षिक प्रबंधन फीस जमा करो। मुझे विश्वास है कि मिस्टर फैंग ने इसे तैयार कर रखा है और हमारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे। क्या तुम पागल हो? शिवम असंतुष्ट होकर चिल्लाया। किसी के दरवाजे पर सुबह सुबह आकर हंगामा मचाने से मुझे सुबह सुबह चिड़चिड़ापन आ जाता है। मेरा मूड अभी खराब है, इसलिए जल्दी से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। क्या? अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव भी बदल गए। विनम्रता से बात करने के बावजूद शिवम ने अभद्र भाषा में जवाब दिया और अपनी सुबह की चिड़चिड़ाहट का जिक्र किया। क्या वह सचमुच सोचता था कि उनका गुकान तलवार संप्रदाय बस सड़कों पर कोई छोटा मोटा घोटाला है? मिस्टर फैंग, आपको हमारा पत्र मिल जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल, मुझे मिल गया। शिवम का उनके साथ बेवकूफ़ी करने का कोई इरादा नहीं था। ओह, अब मुझे याद आ गया, तुम लोग गुकान तलवार संप्रदाय से हो। दोनों युवकों ने मन ही मन शिवम को 10 बार कोसा। उन्होंने अपनी उपस्थिति कई बार बताई थी, फिर भी शिवम ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तो क्या मिस्टर फैंग ने प्रबंधन शुल्क तैयार कर लिया है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए फिर पूछा। शिवम कोई साधारण व्यवसायी नहीं थे, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होने के नाते उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता था। कौन सा हथौड़ा तैयार करो? शिवम ने उन्हें चौंका दिया। 2020 आ गया है और तुम अभी भी सुरक्षा शुल्क का खेल खेल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि देश अब सामाजिक गिरोहों पर नकेल कस रहा है? शिवम के शब्द मशीन गन की तरह गूंज रहे थे। तो क्या इसका मतलब है कि मिस्टर फैंग प्रबंधन शुल्क नहीं देंगे? अधेड़ उम्र के आदमी का स्वर ठंडा हो गया, उसके सीने में गुस्से का उभार महसूस हुआ। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो अपनी जगह से इतना अनजान हो। मैंने पैसे कमाने के लिए पूरे साल कड़ी मेहनत की, मैं तुम्हें 30% क्यों दूं? क्या मैंने तुम्हारा चावल खाया? क्या मैं तुम्हारी सड़कों पर चला? क्या मैंने तुम्हारी हवा में सांस ली? तुम्हें यह आत्मविश्वास और हिम्मत किसने दी? बेवकूफ़ी। ये कहकर शिवम ने दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर जाने का इरादा किया। प्राचीन मार्शल संप्रदायों के इस समूह का दिमाग किसी दरवाजे से कुचला गया होगा जो ऐसी बेतुकी मांग कर रहा है। लगता है मिस्टर फैंग को नहीं पता कि हम कौन हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। रेनक्यू, उसे चेतावनी दो। हाँ गुरु। रेंची नाम का वह युवक अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी पीठ से तलवार खींची और शिवम की आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक दौड़ गई। अरे, अब हम एक कानून पालक समाज में हैं। क्या इसे नियंत्रित हथियार नहीं माना जाता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा? शिवम चिल्लाया। श्योर। रेंची ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार घुमाई। तलवार की तेज रोशनी शिवम के बगल से गुजरी। उस तलवार की रोशनी में विला का सुनहरा नानमू दरवाज़ा तुरंत 2 टुकड़ों में बढ़ गया, जिससे ज़मीन पर भी गहरा निशान पड़ गया। हालांकि वह सिर्फ एक फोर्स ट्रांसफॉर्म गुरु था, रेंची ने उस चाल के लिए अपने गुकान तलवार संप्रदाय की गुकान तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था, जो एक 7वें स्तर की मार्शल आर्ट है, जिसे मौजूदा प्राचीन मार्शल संप्रदायों में बेहद उन्नत माना जाता है। गहरी आंतरिक शक्ति वाले गुरु लकड़ी के दरवाजे की तो बात ही छोड़िए, लोहे के दरवाजे को भी आसानी से काट सकते थे, जिससे ये चाल देखने में बहुत प्रभावशाली लगती थी। गुकान तलवार संप्रदाय कभी कई धनी व्यक्तियों को डराने के लिए इसी तलवार का इस्तेमाल करता था। ये तो बस एक चेतावनी थी। हम 3 दिन बाद वापस आएंगे। अगर हमें तब प्रबंधन शुल्क नहीं मिला तो ये तलवार सिर्फ दरवाज़ा नहीं काटेगी। रेनकी ने अपनी तलवार म्यान में डालते हुए और फैंग जुएयू की ओर देखते हुए कहा। तुम? फैंग जुएयू के होंठ थोड़े कांप रहे थे और गुकान तलवार संप्रदाय के तीनों लोगों की आंखों में ऐसा लग रहा था कि वह इस चाल से डर गया है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या होता है? बस एक साधारण इंसान, और धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हमारे लिए पैसा कमाने का एक जरिया से ज्यादा कुछ नहीं, गु डोंग ने व्यंग्य किया। दरअसल वे ये सुनकर बहुत उत्साहित थे कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी भारत में प्रकट हुआ है। भारत में पहले भी कई धनी लोग थे, लेकिन ज्यादातर अति धनवान लोग विदेश में थे। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन जैसे संगठन के लिए अगर विदेश में भी कोई महाशक्तियों का संगठन होता, तो चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आसानी से अपनी पहुंच विदेशों तक नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। आखिरकार भारत में 2 अति धनवान व्यक्ति प्रकट हुए। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन ने मार्टेंग से पहले ही $20 अरब हासिल कर लिए थे, और सफलता का स्वाद चखने के बाद स्वाभाविक रूप से उन्होंने फैंग जुएयू की ओर अपने पंजे बढ़ा दिए। उन्हें क्या पता था कि वे एक असली दानव राजा को भड़का रहे हैं। अरे, तुमने मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया। बिना मुआवजा दिए जाने की सोच रहे हो? फैंग जुएयू का स्वर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सुबह जल्दी उठकर अपने सपने में खलल डालना ही काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला था। अब ये घमंडी लोग आकर उसका दरवाज़ा तोड़कर चले जाने के इरादे से आए थे। क्या उन्हें लगता था कि फैंग जुएयू का घर ऐसी जगह है जहां वे अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं?
मुआवजा, मानो उन्होंने कोई मज़ेदार चुटकुला सुना हो। कारों और घरों को उन्होंने अनगिनत नुकसान पहुंचाया था और इससे पहले किसी ने भी मुआवजा मांगने की हिम्मत नहीं की थी। हाँ, मेरा दरवाज़ा आयातित सुनहरे नानमू से बना है जिस पर एक कुशल कारीगर ने नक्काशी की है, जिसकी कीमत $600,000 है। अगर तुम जाना चाहते हो तो पहले इसका भुगतान करो, शिवम ने कहा। और सुबह सुबह मेरे घर पर उपद्रव मचाना मानसिक कष्ट के लिए मुआवजे के लायक है ना? चलो इसे $10 लाख तक बढ़ा देते हैं। मानसिक कष्ट के लिए $400,000। क्या तुम सच में? गुकान तलवार संप्रदाय के तीनों लोग गुस्सा होने के बजाय हंस पड़े, मानो शिवम उन्हें कोई चुटकुला सुना रहा हो। क्या यह इतना मज़ेदार है? शिवम की आंखें सिकुड़ गईं, और जब उसने ये भाव दिखाया तो इसका मतलब था कि वह सचमुच गुस्से में था। पिछली बार सेलोट साम्राज्य के किसी राजकुमार ने मुझे नाराज कर दिया था और मैंने मानसिक कष्ट के लिए अरबों यूरो की मांग की थी। उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हम जाना चाहते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं? गू डोंग ने कहा, अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो बुलाएं। देखते हैं कि उन्हें मार्शल दुनिया से हमारे मामलों की परवाह है या नहीं। अगर मैं कहूं कि तुम नहीं जा सकते तो तुम में से कोई नहीं जा सकता। शिवम विला के बगल में फूलों की क्यारी के पास गया और एक टहनी तोड़ ली। उसी क्षण वह मानो एक बिना म्यान वाली तेज तलवार में बदल गया। जब कोई गुरु कोई चाल चलता तो पता चलता कि उनमें कौशल है या नहीं। शिवम की आभा ने अचानक तीनों आदमियों के रोंगटे खड़े कर दिए, मानो उनके सामने शॉर्ट्स, टैंक टॉप और चप्पल पहने कोई नींद से भरे कपड़े पहने युवक नहीं, बल्कि एक खूंखार बाघ खड़ा हो। वह प्राचीन मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करता है। यह विचार तीनों आदमियों के मन में एक साथ आया। तब तक शिवम उनके पीछे हटने के रास्ते में भूतिया रूप में प्रकट हो चुका था। उसकी गति इतनी तेज थी कि गंगाजिन की चोटी का स्वामी गुडोंग भी उसे पकड़ नहीं पाया। हमला, वे शिवम को डराना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिछली तलवार ने उसे जरा भी नहीं डरा दिया था। अगर वे अगली बार भी लौटते तो भी शिवम प्रबंधन शुल्क स्वेच्छा से नहीं सौंपता। ऐसे में कठोर उपायों का इस्तेमाल जरूरी हो गया। छी छी, गुकान तलवार संप्रदाय के दो युवा शिष्यों ने अपनी तलवारें निकाली और शिवम पर वार किया। छी, बहुत धीमा, खामियों से भरा हुआ। शिवम की नज़र में गुकान तलवार संप्रदाय का विशिष्ट कौशल बच्चों के खेल जैसा था। तलवार तोड़ने की तकनीक। फोंग जुएयू के हाथ में शाखा एक तेज तलवार की तरह चुभ रही थी। दोनों तलवारों के मूठों पर और आंतरिक शक्ति का एक उभार उनके ब्लेडों में भर गया। दोनों तलवारें उनके हाथों से उड़ गईं, यहाँ तक कि कलाई टूटने की भी आवाज़ आई। धप धप, लकड़ी की छड़ी जैसी टहनी गुकान तलवार संप्रदाय के दोनों शिष्यों की छाती से टकराई, जिससे वे उड़ गए। कितनी सटीक आंखें! गू डोंग पूरी तरह चकित रह गया। उनके गुकान तलवार संप्रदाय की तलवारबाजी अपनी ताकत और गति के लिए जानी जाती थी। हालांकि दोनों शिष्य बहुत कुशल नहीं थे, फिर भी वे एक दशक से भी ज्यादा समय से इस तकनीक में डूबे हुए थे। साधारण बल परिवर्तन गुरु उन्हें इस तरह आसानी से नहीं हरा सकते थे। चालों की वह गति और सटीकता निश्चित रूप से उसके स्तर की थी। 20 के दशक के शुरुआती दौर में गंगाजिन के एक युवा शिखर गुरु का उनके गुकान तलवार संप्रदाय में भी अभूतपूर्व होना था। अब उसे आखिरकार समझ में आया कि शिवम इतना आत्मविश्वासी क्यों लग रहा था। पता चला कि उसके पास असाधारण कौशल थे। 20 की उम्र में गंगाजिन की चोटी पर इतनी गहरी आंतरिक शक्ति के साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना शायद किसी को भी घमंडी और आत्ममुग्ध बना देगा, है ना? श्रीमान शिवम के पास प्रभावशाली कौशल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमारे गुकान तलवार संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेते। गू डोंग ने अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा। शिवम ने संयम दिखाया था, वरना उन वारों से उसकी एक दो पसलियां आसानी से टूट सकती थीं। शिवम ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हें मेरी नज़रों में लाऊं? क्या तुम इसके लायक हो? इस तरह के कृत्य असल में डकैती ही थे और उनके मूल में कोई खास अंतर नहीं था। इस बार हम हार मान लेते हैं। शिवम का कौशल देखकर गू डोंग भी सतर्क हो गया। उसे यकीन नहीं था कि वह शिवम को पूरी तरह से हरा पाएगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि गंगाजिन की चोटी पर इतने कम उम्र के गुरु को साधने में कितने संसाधन और कितनी मेहनत लगती होगी। शायद गंगाजिन में लंबे समय तक टिके रहने वाले गुरु या अपने संप्रदाय के जन्मजात गुरु ही उसे निर्णायक रूप से हरा सकते थे। अरे, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे? शिवम ने शाखा को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाया। तुमने अभी तक दरवाजे का किराया नहीं दिया है, नहीं मानसिक कष्ट की भरपाई की है, और अब तुम जाना चाहते हो। क्या यहाँ मेरा सम्मान नहीं है? एरगोजी, शिवम चिल्लाया। वुफ वुफ वुफ। शिवम की पुकार सुनकर एरगोजी दांत निकालकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। अब कई महीने का हो चुका एरगोजी पहले से ही एक पूर्ण विकसित गोल्डन रिट्रीवर जितना बड़ा हो गया था। उसकी ताकत की बात करें तो गंगाजिन की चोटी पर पहुंच चुका शिवम भी उसके एक थप्पड़ का सामना नहीं कर सका। एरगोजी, मेरे लिए दरवाजे की रखवाली करो। अगर वे पैसे नहीं देते तो उनमें से किसी को भी जाने मत देना। शिवम ने नेकदिली से कहा। उफ,
एरगोजी उन तीनों पर भयंकर रूप से भौंका, ऐसा प्रभावशाली आभास दे रहा था मानो एक अकेला कुत्ता पूरी सेना से रक्षा कर सकता हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? गूडोंग, जो इस अपमान से अभ्यस्त नहीं था, ने आखिरकार अपनी तलवार खींच ली। बुजुर्ग बनने के बाद से उसने कई सालों से असली लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन उसकी तलवारबाजी अब पहले जैसी नहीं रही। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। बैकवर्ड 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 सादा पाठ। जब गूडोंग ने तलवार पकड़ी तो उसका पूरा व्यवहार अचानक बदल गया, एक तेज आभा बिखेर रहा था। वह 30 साल से भी ज्यादा समय से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, जो इन युवाओं के सिर्फ एक दशक से भी कहीं ज्यादा था। मत कहो कि मैं बूढ़ों के साथ युवाओं को धमका रहा हूं। जाओ, जमीन से तलवार उठाओ। गूडोंग ने तुरंत वार नहीं किया। उसे लगा कि अगर फैंग जुएयू उसकी तलवार का सामना सिर्फ एक पेड़ की टहनी से कर दे तो जीतना सम्मान की बात नहीं होगी। ये तो मानना ही होगा कि प्राचीन युद्ध संबंधी संप्रदायों के ये लोग अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। जरूरत नहीं है। तुम्हारी कमजोर ताकत वाले किसी व्यक्ति के लिए मेरे पास तलवार हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैंग जुएयू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। पिछले कुछ महीनों में उसने कम से कम 8 या 10 तलवारबाजी की तकनीकें सीखी थीं। उनमें से कोई भी मार्शल आर्ट रैंकिंग में 7वें स्तर से नीचे नहीं थी। अपनी गहरी समझ और अपने गुरुओं के प्रशिक्षण के बल पर उन्होंने तलवार चलाने में अद्भुत दक्षता हासिल कर ली थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका कौशल हाथ में तलवार के बिना हृदय में तलवार के स्तर तक पहुंच गया था। घमंडी। गूडोंग के हाथ में तलवार कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं थी, उसे एक उस्ताद ने कई कोशिशों के बाद बड़ी मेहनत से गढ़ा था और वह इतनी तेज थी कि लोहे को भी मिट्टी की तरह चीर सकती थी। एक ठंडी चमक चमकी और गूडोंग के कदम तेजी से शिवम की ओर बढ़े। जैसी कि उम्मीद थी, गुकांग तलवार तकनीक अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि शिवम में काफी ताकत थी, लेकिन वास्तविक युद्ध में उसका अनुभव सीमित था। उसके भयंकर प्रहारों ने उसे 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गूडोंग की तलवार उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगी, जबकि शिवम चकमा देते देते थक गया था। फिर भी धीरे धीरे उसने गूडोंग की तलवारबाजी की शैली को अपना लिया और उसकी फुर्ती बढ़ती गई। चूंकि तुम मेरे खिलाफ इतनी तेज तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं भी ऐसी ही तलवारबाजी से जवाब दूंगा। शिवम अचानक बचाव से आक्रमण की ओर मुड़ गया। उसके हाथ में मौजूद शाखा सांप के नुकीले दांतों जैसी तेजी और सटीकता से वार कर रही थी, असाधारण रूप से तीक्ष्ण, मानो तलवार की ऊर्जा का जाल बुन रही हो जिसने गूडोंग को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कैसी तलवारबाजी है? गूडोंग चौंक गया। शिवम पहले भी अस्त व्यस्त तरीके से बचाव कर रहा था, लेकिन एक पल में ऐसा लगा जैसे वह एक अलग ही इंसान बन गया हो। उसकी तलवारबाजी गुकांग तलवारबाजी से भी तेज हो गई थी। इतना ही नहीं, शिवम की आंतरिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा शुद्ध और ठोस थी। ऐसी आंतरिक शक्ति के बल पर एक साधारण शाखा भी धातु जैसी कठोर हो गई थी। पवित्र आत्मा तलवारबाजी, तलवार 8। क्या तुमने इसे कभी देखा है? शिवम थोड़ा मुस्कुराया। तलवार 8? मैंने ऐसी तलवारबाजी के बारे में कभी कैसे नहीं सुना। अच्छा, अब तुमने देख लिया। अचानक शिवम के हाथ में तलवार बेरहम और निर्दयी हो गई, उसकी पिछली चालों से बिल्कुल अलग। तलवार 18। धिक्कार है, गुरु इस बच्चे की तलवार की तकनीक में उलझ रहे हैं। गुकांग तलवार संप्रदाय के 2 युवा शिष्यों ने गूडोंग को किसी युवक द्वारा इस तरह से मजबूर होते कभी नहीं देखा था। शिवम की तलवार इतनी तेज थी कि वे उसे साफ देख भी नहीं पा रहे थे, अगर वे होते तो एक भी वार नहीं कर पाते। गुरु की मदद करो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से अपनी तलवारें उठा लीं। हालांकि इसी समय एक काले काले खुजली वाले कुत्ते ने उनका रास्ता रोक लिया। रास्ते से हट जाओ। रेनक्यू ने लात मारी, लेकिन कुत्ता आसानी से बच निकला। उन्होंने उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव भी देखा। एक कुत्ता उन्हें नीची नजरों से देख रहा था। उनके अंदर गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अपनी तलवारें उठाकर कुत्ते पर वार कर दिए। उफ! कुत्ते ने अपने पिछले पैरों से उन पर हमला किया, मानो किसी जंगली जानवर की तरह। धड़! बारीकी से गढ़ी हुई स्टील की लंबी तलवारें कुत्ते के फर से टकराते ही टूट गईं। धिक्कार है, क्या इस कुत्ते को गोल्डन बेल शील्ड में प्रशिक्षित किया गया था? उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जीव कुत्ता है ही नहीं। सदमे के उस पल में कुत्ते का पंजा उनकी छाती पर जोर से लगा। क्या वह सचमुच पंजा था? भालू के पंजे में भी इतनी ताकत नहीं होती। वे खून थूकते हुए पीछे की ओर भागे, मुश्किल से खड़े होने की ताकत बची थी। रेनक्यू, रेन वॉइस। गूडोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके 2 प्रत्यक्ष शिष्य एक कुत्ते को भी नहीं संभाल सकते। मेरे विला पर निगरानी है। मेरा एरगोजी बस अपना बचाव कर रहा था, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। शिवम ने गूडोंग से दूरी बना ली और इनाम के तौर पर एक उपवास की गोली फेंक दी। यह एक गोली है। अनुभवी और जानकार गूडोंग ने तुरंत पहचान लिया कि शिवम ने क्या फेंका था। अपने जीवन काल में उसने कभी किसी कुत्ते को ऐसी गोलियां खिलाते नहीं सुना था।
कोई आश्चर्य नहीं कि इस कुत्ते के पास अविनाशी फर था और वह 2 छिपे हुए बल शिखर मनुष्यों को हरा सकता था। उनके गुकांग तलवार संप्रदाय में सभी को गोलियां नहीं मिलती थीं। केवल मुख्य सदस्यों को ही हर महीने एक छोटा सा कोटा मिलता था, ये देखते हुए कि पूरे प्राचीन मार्शल गठबंधन में केवल 3 कीमियागर थे और अनगिनत मार्शल संप्रदाय थे, बहुत सारे भिक्षु और पर्याप्त दलिया नहीं। इस बच्चे का कोई तो समर्थन करेगा ही। गू डोंग को धीरे धीरे लगने लगा कि यह नया धनी व्यक्ति रहस्य में क्या वह किसी एकांतप्रिय गुरु द्वारा प्रशिक्षित शिष्य हो सकता है। अरे, तुम पैसे दोगे या नहीं? अगर नहीं दोगे तो मैं नए साल के बाद खुद तुम्हारे गुकांग तलवार संप्रदाय से मांगने आऊंगा। शिवम ने अधीरता से कहा। क्या इतना बड़ा संप्रदाय सचमुच मात्र 10 लाख अमेरिकी डॉलर नहीं जुटा सकता? अरे बदमाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास कोई तरकीब नहीं बची है? शिवम ने गू डोंग को लगभग घेर लिया था। ये जान लेना चाहिए कि गुकांग तलवार तकनीक उनके गुकांग संप्रदाय में केवल एक बुनियादी तलवारबाजी थी। हर मूल सदस्य इसे सीख सकता था। हालांकि गुकांग तलवार तकनीक में 3 शक्तिशाली घातक चालें थीं जिन्हें केवल मुख्य शिष्य ही सीख सकते थे, जिन्हें करने के लिए बल परिवर्तन स्तर की आवश्यकता होती थी। ओह, कोई तुरुप का पत्ता छोड़ने वाले हो? शिवम के चेहरे पर गंभीरता छा गई, ये समझते हुए कि यह गू डोंग की हताश करने वाली तकनीक थी। कान की लहर। गू डोंग की तलवार किसी बाढ़ के अजगर की तरह फूट पड़ी। उसकी धार सघन तलवार ऊर्जा से चमक रही थी, जो रेंची द्वारा द्वार तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए वार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि शिवम के चेहरे पर भी चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। कान की लहर, मेरे लिए तो ये हान के बादल जैसा है। शिवम शान से तैर रहा था, उसकी जैविक धारा उसके चारों ओर एक धुंधली सुनहरी रोशनी के रूप में प्रकट हो रही थी। वह एक सहज गुरु बनने के बेहद करीब था, जो ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति के एक कण को भी मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था। एक छोटा सा कण भी एक जबरदस्त बदलाव था। मार्शल आर्ट प्रणाली के भीतर उन्नत मार्शल आर्ट से भी बेहतर एक चाल होने के बावजूद शिवम उसे आसानी से अंजाम देने में कामयाब रहा। पवित्र आत्मा तलवार तकनीक, तलवार 23। एक सुनहरी किरण फूट पड़ी और गू डोंग की तलवार ऊर्जा उसके सामने कागज की तरह नाजुक दिखाई दी। उसने ये भी महसूस किया कि शिवम की चाल में जन्मजात गुरुओं से भी ज्यादा ताकत थी। यह एक ऐसा युद्ध कौशल था जिसने 9वें दर्जे की बाधा को तोड़ दिया। शिवम की शाखा गू डोंग के गले को छू गई, जिससे गू डोंग के हाथ में सिर्फ एक मूठ रह गई और ब्लेड जमीन पर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। मैं एक सभ्य इंसान हूं, इसलिए मैं अंधाधुंध हत्या नहीं करता। मैंने तुम्हारे एक्यू पॉइंट्स को आंतरिक शक्ति से सील कर दिया है। 3 दिनों तक किसी भी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने की उम्मीद मत करना। शिवम ने लापरवाही से शाखा जमीन पर फेंक दी। मेजबान, इस आदमी के पास एक पैसा भी नहीं है, जियाओ यी ने शिवम को बताया। क्या? शिवम ने नंबर डायल करने से पहले अपने टूटे हुए गेट को दर्द से देखा। नमस्ते सुरक्षाकर्मी, मैं विला नंबर 1 का मालिक हूँ। 3 अनजान लोग नियंत्रित चाकू लेकर यहाँ आए थे। आप कैसे काम चला रहे हैं? कुछ ही देर बाद सुरक्षा गार्डों का एक समूह डंडों के साथ शिवम के विला में घुस आया, जहां 3 अजीबोगरीब कपड़े पहने लोग एक दूसरे का सहारा लेते हुए दिखाई दिए और उनके हाथों में अभी भी नियंत्रित हथियार थे। पसीने छूट गए। विला नंबर 1 का निवासी अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी संपत्ति और सुरक्षा कंपनी मुश्किल में पड़ जाएगी। हमें माफ करना मिस्टर फैंग, इन लोगों ने हमारी निगरानी को दरकिनार कर दिया। ये हमारे प्रबंधन की एक चूक थी। क्या आप ठीक हैं? छोड़ो भी, मैं ठीक हूँ, बस इन्हें बाहर निकाल दो। शिवम ने हाथ हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षा दल गुकांग तलवार संप्रदाय के लोगों को संभालेगा। वैसे नए साल के बाद मैं मुआवजे के लिए खुद तुम्हारे गुकांग तलवार संप्रदाय के पास जाऊंगा। पैसे तैयार रखना, वरना मैं तुम्हारी पट्टिका फाड़ दूंगा। शिवम ने एक कठोर शब्द कहा और अपने घर में चला गया। तुम क्या करने वाले हो? गुकांग तलवार संप्रदाय के तीनों लोग घायल हो गए थे। अब वे एक साधारण गली के गुंडे को भी नहीं संभाल सकते थे, हटे कटे सुरक्षा गार्डों की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या? मालिक ने कहा है तुम्हें बाहर निकाल दो। क्या तुम ओझाओं जैसा व्यवहार कर रहे हो? मैं गुकांग तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें उस बुजुर्ग होने के लिए ही पीटेंगे। देखते हैं अगली बार तुम्हारी हिम्मत होती है या नहीं। आखिर अभी क्या हुआ? मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी हो। शिवम को गए हुए बस 10 मिनट ही हुए थे और गोर शिन्यू की आंखें अभी भी धुंधली थीं। बस तथाकथित मार्शल आर्ट के दीवानों का एक समूह किसी सामाजिक गिरोह की तरह सुरक्षा शुल्क वसूलने आ रहा है। शिवम वापस लेट गया। मैंने उन्हें इतनी जोर से पीटा कि वे ज़मीन से अपने दांत उठा रहे थे, फिर प्रॉपर्टी सिक्योरिटी से उन्हें बाहर निकलवा दिया। हा, तुम बहुत बुरे हो। गोर शिन्यू बेकाबू होकर हंसा। प्राचीन मार्शल आर्ट के उच्च शक्तिशाली छात्रों के समूह के लिए यह बहुत बड़ा आघात है कि उन्हें आम लोग बिना जवाबी कार्रवाई का मौका दिए ही बाहर निकाल दें। शिन्यू, तुम हाल ही में सुपर गॉड अकादमी में काफ़ी मेहनत से गए हो, है ना? बहुत कुछ सीखा है, मुझे यकीन है।
उनकी नींद में खलल पड़ने के बाद उनमें से किसी को भी अब नींद नहीं आ रही थी। हाँ, वहाँ के शिक्षक अद्भुत हैं। वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाल ही में घोर शिन्यू की आंतरिक शक्ति लगभग बल परिवर्तन के चरण तक पहुंच गई थी, और जब वह गाती थी तो अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी आवाज में भर देती थी, जिससे वह और भी समृद्ध और मर्मस्पर्शी हो जाती थी। शिन्यू, गायन और वाद्य यंत्रों की तकनीकें तो बस अतिरिक्त हैं। सबसे जरूरी है अपने भीतर की क्षमता को दिशा देना सीखना, यही आधार है, समझे? हाँ, समझे। घोर शिन्यू ने सिर हिलाया। न सिर्फ शिवम ने इस बात पर कई बार जोर दिया था, बल्कि स्कूल के शिक्षकों ने भी उसे बार बार यही कहा था। हे, तो चलो सुबह की कसरत से शुरुआत करते हैं। शिवम शरारत से मुस्कुराए और उस पर पलट गई। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद शिवम बाथरूम से नहाकर बाहर आए। ठीक उसी समय जुआंग यंग हाथ में एक पत्र लिए विला में दाखिल हुई। उसने भौहें चढ़ाईं। विला का दरवाज़ा रातों रात कैसे टूट गया? क्या कल रात कोई चोर अंदर घुस आया होगा? लेकिन भूही के होते हुए शिवम के घर में कौन सा चोर घुस सकता है? युवा मालिक, यहाँ क्या हुआ? जूंग यंग ने पूछा। अरे, बस कुछ पागल लोग मुसीबत खड़ी करने आए हैं। किसी को मेरे लिए दरवाज़ा ठीक करवाओ और उसकी जगह टाइटेनियम मिश्र धातु का दरवाज़ा लगवाओ। ऐसा दरवाज़ा जिस पर चाकू से काटने पर भी कोई निशान न पड़े। शिवम ने अपने हाथ में रखे पत्र की ओर इशारा करते हुए कहा। यह क्या है? मुझे मत बताना कि कोई और सुरक्षा शुल्क लेने आ रहा है। सुरक्षा शुल्क? जूंग यंग को समझ नहीं आया कि शिवम किस बारे में बात कर रहा था। युवा मालिक, ये बाई रुहाई नाम के एक बुजुर्ग सज्जन का निमंत्रण है जो आपको अपने 80वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ओह, तो बस एक पल के लिए तो मैं डर गया। शिवम ने अपनी छाती थपथपाई। जब तक उसे और पागलों से निपटना न पड़े तब तक सब ठीक था। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जो चंद्र वर्ष की 28 तारीख का था। शिवम और उसके समूह ने 30 तारीख को नए साल के लिए गोशु के घर जाने की योजना बनाई थी, ताकि वह इसके लिए समय निकाल सके। क्या आप जाने की योजना बना रहे हैं, युवा गुरु? अगर आप जाने का फैसला करते हैं तो मैं तुरंत आपके लिए यात्रा कार्यक्रम और उपहार तैयार करना शुरू कर दूंगा, जुआंग यंग ने कहा। मैं जाऊंगा। जब कोई बड़ा आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता है तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए, शिवम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन उपहार तैयार करने का काम मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है युवा गुरु, मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ। आप जाए। शिवम ने सिर हिलाया। शिन्यू, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? शिवम उसकी ओर मुड़ा। मैंने पहले बताया था कि यह बूढ़ा मिस्टर बाय एक प्राचीन मार्शल परिवार से आता है। मैं तुम्हें हमारे समाज के नीचे छिपी दुनिया दिखाने ले चलूंगा। जरूर। चूंकि स्टूडियो का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वह अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए शिवम का अनुसरण कर सकती है। मुझे ध्यान से सोचना होगा कि क्या उपहार तैयार करूं। शिवम अच्छी तरह जानता था कि इन प्राचीन मार्शल परिवारों के पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए कुछ महंगा देने के बजाय कुछ सार्थक चुनना बेहतर था। इन प्राचीन मार्शल परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साधना, संसाधन और मार्शल आर्ट कौशल के अलावा और कुछ नहीं। वह आसानी से मार्गदर्शक तकनीक नहीं ला पाएगा, लेकिन कुछ अमृत या थोड़े उन्नत मार्शल आर्ट कौशल देना कोई बड़ी बात नहीं थी। बाइरुहाई लंबे समय से बल परिवर्तन स्तर पर अटका हुआ था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस जीवन में एक लचीला विशेषज्ञ बनना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन कुछ उच्च स्तरीय अमृत के साथ ये बहुत आसान होगा। ये चलेगा। शिवम ने अपने भंडार में अमृतों के पहाड़ को खंगाला और आखिरकार एक बैंगनी अमृत निकाला और उसे एक खूबसूरत डिब्बे में रख दिया। ये काफ़ी होगा। बाइरुहाई का जन्मदिन समारोह बाई परिवार के भव्य निवास पर आयोजित किया गया था। एक बार पहले भी वहां आ चुके होने के कारण शिवम अपनी दूसरी यात्रा में उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थे। हालांकि बाई परिवार को प्राचीन योद्धा परिवारों में सर्वोच्च श्रेणी का नहीं माना जाता था, बल्कि मध्यम या निम्न शक्ति वाला माना जाता था, फिर भी इस बड़े समूह के ज्यादातर छोटे परिवार आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे, जिससे यह आयोजन जीवंत हो गया। हर प्राचीन योद्धा परिवार की नींव गहरी थी और प्रांगण लगभग एक लग्जरी कार शो में बदल गया था, जो महंगी कारों से भरा हुआ था। हर असाधारण संतुलन के साथ बाहर निकल रहा एक व्यक्ति। फोंग जुएयू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों ने प्राचीन मार्शल आर्ट में कुछ न कुछ साधना की थी। ज्यादातर युवा जो 20 की उम्र के आसपास थे, या तो मिंग दायरे में थे या उन्होंने डार्क स्ट्रेंथ हासिल कर ली थी, जबकि कुछ अधेड़ और बुजुर्ग लोग ही फोर्स ट्रांसफॉर्म चरण तक पहुंच पाए थे और कुछ ही लोग लचीलेपन के स्तर तक पहुंच पाए थे। आज बाईयू ने हमेशा से बिल्कुल अलग कपड़े पहने थे, एक बार लंबी ड्रेस पहनी थी। वर्षों की मार्शल आर्ट की बदौलत उनका फिगर लगभग परफेक्ट था, जिससे आज वे बेहद आकर्षक लग रही थीं। वे बाहर खड़ी थीं, किसी भी मेहमान पर ध्यान केंद्रित किए बिना, लगातार किसी न किसी चीज या व्यक्ति की तलाश में। बाईयू, बहुत समय हो गया। एक सुंदर युवक बाईयू का अभिवादन करते हुए उनके पास आया। मास्टर किन भी यहाँ हैं? बाईयू कुछ हैरान थीं।
इस मास्टर किन का नाम किन यूं था, जो एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन मार्शल परिवार से थे। किन परिवार के एक पूर्वज जन्मजात दायरे में विराजमान थे। किन यूं और बाई यू एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। किन यूं बाई यू को अपना रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद किन यूं बहुत ही लापरवाह है, इसलिए वह बार बार उससे दूरी बनाए रखती थी। कृपया पहले अंदर जाए, मास्टर किन। मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अतिथियों का स्वागत करने आई हूँ। बाई यू ने विनम्रता दिखाते हुए किन यूं के प्रति कोई रुख नहीं दिखाया। महत्वपूर्ण अतिथि, किन यूं ने व्यंग्य किया, क्योंकि वह प्राचीन योद्धा जगत में बाई परिवार की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। बाई रुहाई के जन्मदिन पर उसकी उपस्थिति ही पहले से ही बहुत सम्मान का विषय थी, तो किन परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। तभी बाई यू की आंखें चमक उठीं जब उसने शिवम और गो शिन्यू को अपनी ओर आते देखा। बाई यू ने आदरपूर्वक उनके पास जाकर कहा, प्रधानाचार्य मिस गो, आप आखिरकार यहाँ आ ही गईं। दादाजी ने मुझे आप दोनों का यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। मैंने कहा था न, स्कूल के बाहर मुझे प्रिंसिपल मत कहना, शिवम ने कहा। हाँ, आदत है मिस्टर फैंग। मिस गो, कृपया अंदर आइए। बाई यू ने गर्मजोशी से उन्हें आमंत्रित किया, किन यून को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसे उन्होंने हाल ही में भारत का सबसे धनी व्यक्ति घोषित किया था। किन यून भी शिवम को पहचानता हुआ प्रतीत हुआ। हैसियत के लिहाज से दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होना कोई हंसी की बात नहीं थी, लेकिन इन प्राचीन योद्धा परिवारों और संप्रदायों में आम लोग हमेशा साधारण ही रहते थे, वे उनसे कभी ऊपर नहीं उठ सकते थे। प्राचीन योद्धा जगत में धन का कोई महत्व नहीं था। अंकल मो, क्या आप उस युवक का स्तर समझ सकते हैं। इस बार किन परिवार में न केवल किन यून था, बल्कि किन मो नाम का एक व्यक्ति भी था, जो लचीलेपन के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। वह किन यून के पिता का छोटा भाई था, जिसे किन परिवार में सर्वोच्च माना जाता था। किसी के स्तर का पता न लगा पाने की वजह से दो संभावनाएं पैदा होती हैं, या तो उस व्यक्ति का स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा था, या फिर वह बस एक साधारण इंसान था। किन-मो ने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल का कोई युवक उससे आगे निकल सकता है। किन-मो ने सिर हिलाया। मुझे उसमें कोई आंतरिक शक्ति नजर नहीं आ रही, वह तो बस एक साधारण इंसान ही होगा। बुरा नहीं, बाई यू, तुम पहले से ही आधे चरण के बल परिवर्तन पर हो। बाई परिवार में शायद अब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है ना। शिवम ने एक नज़र में ही बाई यू के वर्तमान स्तर को भांप लिया। अपनी रसायन विद्या के अलावा बाई यू ने नायका ए किंग से युगल तलवारबाजी भी सीखी। मार्शल आर्ट उपन्यासों में ए किंग ने सिर्फ एक बांस की छड़ी से 3000 यू सैनिकों को हराया था। इस तलवारबाजी की जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लोनली नाइन स्वॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया था। इस तलवारबाजी के साथ परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मुझे यह अवसर देने के लिए शिवम का बहुत बहुत धन्यवाद। बाई यू अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सारी प्रगति कहाँ से आई है। अगर सुपर गॉड अकादमी ने उसे और भी गहन साधना तकनीकें नहीं सिखाई होती और शिवम द्वारा दी गई अतिरिक्त गोलियां नहीं दी होती, तो उसकी प्रगति इतनी ज़बरदस्त नहीं होती। बाई यू उन्हें भीतरी हॉल में ले गई, जहां बाई रुहाई मेहमानों का स्वागत कर रही थी। शिवम को देखकर बाई रुहाई खुशी से झूम उठी और जल्दी से वहां पहुंची। उस गोली को लेने के बाद न केवल बाई रुहाई की बर्फ की क्षमताएं पूरी तरह से समाप्त हो गईं, बल्कि लाल ज्वाला की गोली की विशेषताओं के कारण उसकी आंतरिक शक्ति में शुद्ध यांग ऊर्जा का एक अंश भर गया, जिससे उसकी शक्ति कम से कम 20% बढ़ गई। दादाजी बाई, आप ठीक दिख रहे हैं, लगता है आपकी चोटें ठीक हो गई हैं। शिवम ने बाई रुहाई को अपना उपहार दिया, सम्मान का एक छोटा सा प्रतीक। आपको सर्दियों में समुद्र जितनी विशाल समृद्धि और पहाड़ों से भी ज्यादा लंबी आयु की कामना करता हूँ। हा, मिस्टर फैंग, आप मेरे जीवन रक्षक हैं, इस जन्मदिन के भोज में आपका होना ही काफ़ी है। यह उपहार बहुत ज़्यादा है, बाई रुहाई ने विनम्रता से मना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी बाई, मुझे बस जियाओ फैंग कहो, मैं मार्शल दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, चलो एक दूसरे को उम्र के हिसाब से देखते हैं। शिवम ने उपहार उन्हें देते हुए जिद की, बिना उपहार के जन्मदिन कैसा हो सकता है? क्यों न देख लो कि यह तुम्हें पसंद है या नहीं। ओह, बाई रुहाई अचानक उपहार के बारे में बहुत उत्सुक हो गई। वह जानता था कि शिवम अब भारत का सबसे अमीर आदमी है और उसके पीछे कोई शक्तिशाली रहस्यमय गुरु या शक्ति हो सकती है। वह जो भी निकालेगा वह आसान नहीं होगा। औपचारिकताओं की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे खोलो, इसे जल्दी इस्तेमाल करना बेहतर है, वरना दूसरे लोग लालच में आ सकते हैं, शिवम ने रहस्यमय ढंग से कहा। ठीक है, तो मुझे इसे देखना अच्छा लगेगा। बाई रुहाई उन्हें हॉल में और आगे ले गई। उसने डिब्बे को धीरे से थपथपाया और आकर्षक पैकेजिंग खुल गई, जिसमें 2 गोलियां निकलीं, एक बैंगनी और एक नीली ग्रे। उसी क्षण एक तेज सुगंध उसके नथुनों में घुस गई और बाई रुहाई को भी अपनी आंतरिक शक्ति उबलने के कगार पर महसूस हुई। परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक विशेषज्ञ की आंतरिक शक्ति पर गोली की महक का असर होना निस्संदेह एक बहुत ही उच्च कोटि की गोली थी, जिसे भारत के कुछ बचे हुए कीमिया गुरु भी नहीं बना सकते थे।
श्रीमान फैंग, ये बाइरुहाई ने अनजाने में फैंग जुएयू को संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया, क्योंकि उसे ऐसे रहस्यमय शक्तिशाली युवक को अपना कनिष्ठ मानना मुश्किल लग रहा था। दादाजी बाय, इस नीली गोली को गैंग परिवर्तन गोली कहते हैं, जो 5वीं श्रेणी की गोली है। परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक मार्शल कलाकार द्वारा इसे लेने पर यह स्वाभाविक रूप से उन्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के गैंग क्षेत्र के मार्शल कलाकार बनने में मदद कर सकती है। क्या बाइरुहाई अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण लगभग चिल्ला पड़ा। 5वीं श्रेणी की गोली। भारत का सबसे ताकतवर कीमियागर भी 4थी श्रेणी का कीमियागर ही होता है, और 5वीं श्रेणी की गोलियां शायद ही कभी कामयाब होती हैं। जब कोई गोली आती है तो वह एक बड़ी घटना होती है, उसका मूल्य पैसों से परे होता है। बाइरुहाई कई सालों से परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर अटकी हुई थी और सफलता पाने के लिए तरह तरह के तरीके खोज रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। 5वीं श्रेणी की गोलियां सचमुच अनमोल हैं। अब उसे समझ आया कि शिवम ने उसे जल्दी से इसे इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि उसके जन्मदिन के भोज में ऐसी गोली से बहुत हंगामा मच सकता था, शायद हाथापाई भी हो सकती थी। उस पल वह लगभग गैंग परिवर्तन गोली को तुरंत निगल जाना चाहता था। शिवम। और दूसरी, यह एक जन्मजात गोली है, 8वीं श्रेणी की गोली। इसे निगलने से जन्मजात क्षेत्र में आगे बढ़ने पर सफलता की 80% संभावना होती है। जन्मजात गोली 80%। बाइरुहाई के होंठ कांपने लगे। 8वीं श्रेणी की गोलियां ऐसी चीज हैं जो दुनिया में अभी कोई नहीं बना सकता। हर जन्मजात गुरु को सफलता पाने के लिए कम से कम एक शताब्दी गहन ज्ञानोदय की आवश्यकता होती है। जन्मजात क्षेत्र को पार करने से मानव जीवन की सीमा टूट जाती है, जिससे कम से कम 200 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। जन्मजात क्षेत्र तक पहुंचना हर मार्शल कलाकार का सपना होता है। हालांकि भारत प्राचीन मार्शल जगत में जन्मजात गुरु दुर्लभ हैं। शिवम द्वारा ऐसा उपहार देना वस्तुतः जन्मजात क्षेत्र में उसकी पदोन्नति सुनिश्चित कर रहा था, एक ऐसा उपहार जिसे स्वीकार करना लगभग असंभव था। शिवम, क्या आपने ये जन्मजात और गिरोह परिवर्तन गोलियां बनाई हैं? बाइरुहाई ने संकोच से पूछा, क्योंकि शिवम द्वारा 8वीं कक्षा की गोलियां बनाना बेहद चौंकाने वाला था। ओह, वह मैं नहीं था। शिवम ने अपना सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें पता है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिर्फ अपनी कमाई से नहीं बना। ज्यादातर मेरे बुजुर्गों ने मुझे जो छोड़ा है उससे बना हूँ, और ये गोलियां तो मेरे पूर्वजों से मिली हैं, और मेरे पास और भी बहुत कुछ है। बाइरुहाई स्तब्ध रह गई, ये जानकर कि शिवम एक बहुत अमीर उत्तराधिकारी था, लेकिन इस उत्तराधिकारी के पास सिर्फ पैसा ही नहीं था, पूर्वजों से मिला एक सच्चा खजाना। ये गोलियां किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा थीं। श्रीमान शिवम, अगर मैं पूछूं तो क्या आपके पूर्वज एकांतप्रिय कीमिया के उस्ताद थे? नहीं, मेरा परिवार पीढ़ियों से व्यापार करता आ रहा है। कीमिया वगैरह तो बस एक साइड रिसर्च प्रोजेक्ट थे, जिनमें कुछ पूर्वज बोरियत के चलते हाथ आजमाते थे। बस एक साइड प्रोजेक्ट। उसके बगल में बैठे बाईयू ने मुंह बनाया। सदियों से संचित इन महारथियों की कृतियां शिवम के पूर्वजों द्वारा थोपे गए आकस्मिक अध्ययनों से तुलना नहीं कर सकती। अगर बात फैल गई तो कीमियागर निराश होकर किसी झील में कूद पड़ेंगे। क्या ये परिवार एलियंस से भरा है? बाईयू ने अचानक एक अजीब से भाव से शिवम को देखा, उसकी क्षमताओं और रहस्यमय अकादमी को समझने की कोशिश कर रही थी। श्रीमान शिवम, आपकी प्रतिभा बहुत मूल्यवान है। मुझे डर है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। बाइरुहाई इन 2 गोलियों का महत्व समझ गई, ये जानते हुए कि आने वाले वर्षों में बाई परिवार के पास एक जन्मजात गुरु जरूर होगा। जब किसी परिवार को जन्मजात गुरु मिल जाता था तो उसका रुतबा बहुत बढ़ जाता था, जिससे पूरा बाई परिवार प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में ऊंचा उठ जाता था। ठीक है, यह नए साल पर लाल लिफाफे बांटने जैसा नहीं है, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। शिवम हंसा। हालांकि गोलियां उन्हें कीमती लग रही थीं, शिवम के लिए उनका कोई खास महत्व नहीं था। वह अपने पूर्वज को कभी भी संदेश भेज सकता था और जल्द ही एक एक्सप्रेस मेगा पैकेज प्राप्त कर सकता था। जन्मजात गोलियों की तो बात ही छोड़िए, उसके पास तो स्वर्गीय मानव लोक और उससे भी आगे तक पहुंचने के लिए गोलियां भी थीं। जन्मजात गोलियां तो कुछ भी नहीं थीं। तो मैं मना नहीं करूंगी। बाइरुहाई ने जल्दी से छोटे डिब्बे को गले लगा लिया, मानो उसे डर हो कि शिवम अपना मन बदल लेगा। आह, दादाजी की तो बस यही महत्वाकांक्षा है। बाईयू ने आह भरी। सुपर गॉड अकादमी में कुछ समय बिताने के बाद उसे पता था कि यह इनेट पिल कोई खास नहीं है। 1ली से 9वीं कक्षा तक की गोलियां तो बस सबसे निचले स्तर की होती हैं। उसकी शिक्षिका ने उसे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में वह 6ठी कक्षा की गोलियां बनाने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।